हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी पाथ अगेन। सो इस लेक्चर में जो है और इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रूरल एंड अर्बन गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि पंचायती राज आपने सुना होगा, म्यूनसिपालिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब क्या हैं, इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ पंचायती राज का, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है किसी भी स्टेट या इंडिया या किसी भी कंट्री के लिए कि लोकल गवर्नमेंट पर इतना जोर क्यों दिया जाता है। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन के बारे में कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में आपको मिलती है वो उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो जैसे आप सबको पता होगा कि 1947 में हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त को, और रिसेंटली 15 अगस्त जो है आपका गया है और काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको 15 अगस्त से ही पूछ लेता हूँ कि इस साल की 15 अगस्त की थीम जो है वो क्या रखी गई थी। तो आप सबको कमेंट करके बताना है। तो एवोल्यूशन पर हम फिर से आते हैं। तो आज़ादी के बाद जो है पहली कमेटी बनाई गई, बलवंत राय जी मेहता कमेटी, जो कि 1957 में बनी। उनको ये काम सौंपा गया कि आपको जो है रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करनी है किस रिस्पेक्ट में कि कैसे जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो है हम लागू कर सकें एट द ग्रास रूट लेवल। अब आपको मैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के बारे में बताऊं तो ये प्रोग्राम जो है आपके रिलेट करते हैं कि कैसे जो लोकल लेवल और ग्रास रूट लेवल की पार्टिसिपेशन हम इन्वॉल्व या पक्की करें किस चीज़ में, डेमोक्रेसी में। अब डेमोक्रेसी में किस चीज़ में, इलेक्शन में और उनकी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में, लोकल गवर्नमेंट में, जहाँ पर कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व को जो है वहाँ पर रूल करने या फिर गवर्न करने का मौका मिले। सॉरी फॉर द वर्ड रूल, गवर्न करने का मौका मिले। सो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम जो है ये इसी चीज़ से रिलेट हैं कि कैसे लोकल गवर्नमेंट या फिर हम लोकल लेवल तक या ग्रास रूट लेवल तक इन सब चीज़ों को जो है विस्तार कैसे करें। तो रिकमेंडेशन प्रोवाइड की गई बलवंत राय जी मेहता कमेटी द्वारा। तो काफ़ी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करी गई, लेकिन जो मेन है वो यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं। तो इन रिकमेंडेशन पर भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं भाई कि क्या रिकमेंडेशन या कौन सी रिकमेंडेशन किस कमेटी या कमीशन द्वारा प्रोवाइड की गई थी। ऐसे आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे यूपीएससी लेवल में भी और स्टेट लेवल सर्विसेज में भी। तो रिकमेंडेशन की बात हम करते हैं तो 3 टायर पंचायत राज की यहाँ पर बात करी गई। अब 3 टायर पंचायत राज सिस्टम क्या है, अब यहाँ पर 3 लेवल की बात करी गई कि विलेज लेवल पर आपको ग्राम पंचायत बनानी चाहिए, ब्लॉक लेवल पर आपको पंचायत समिति बनानी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज़िला परिषद जो है बनानी चाहिए। हम यहाँ पर अभी सिर्फ रूरल एरियाज़ की बात कर रहे हैं कि रूरल एरिया में जो है आपको ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद जो है यहाँ पर 3 तरह के टायर देखने को या फिर यहाँ पर एग्जीक्यूट करने चाहिए। सेकंड इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन जो यहाँ पर दी गई कि विलेज लेवल यानी कि ग्राम पंचायत के लिए आप डायरेक्ट इलेक्शन करवा सकते हो, यानी कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे कौन, वहाँ के लोकल रिसाइडर्स जो वहाँ पर रहते हैं विलेज लेवल में। यानी ग्राम पंचायत पर कि अगर आप ग्राम पंचायत या विलेज में रहते हो, वहाँ के निवासी हो, तो आप वोट करके अपने जो है प्रतिनिधित्व को चुनोगे। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात करी गई किस चीज़ के लिए, पंचायत समिति और जिला परिषद के इलेक्शंस के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो है प्रोवाइड की गई थी। तो इसके बाद जो है पंचायत समिति के बारे में बात करी गई, उसके बारे में रिकमेंडेशन दी गई कि पंचायत समिति जो है एज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी वर्क करनी चाहिए, और इसके अलावा जो जिला परिषद बच जाती है उसको एज ए कोऑर्डिनेटिंग और सुपरवाइजिंग बॉडी वर्क करना चाहिए। इसके अलावा जो फोर्थ मेन इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी गई कि एडिक्वेट रिसोर्सेज यानी कि टैक्सेशन का, लैंड एक्साइज ड्यूटी वगैरह ये सब लगाने का, उनको एडिक्वेट रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो अपने टास्क जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फ़ंड इकट्ठे करना, बजट बनाना, ये सब उनको प्रोवाइड किया जाए, उनको पावर्स दी जाए ताकि वो आसानी से गवर्न कर सकें उस एरिया को जहाँ पर वो जो है चुनकर आए हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि 1957 में इस कमेटी का बनना और 1958 में जो है इसको जो है रिकमेंडेशन आई, लेकिन कोई भी रिकमेंडेशन पर यहाँ पर वर्क नहीं किया गया। लेकिन वर्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नहीं करा गया, लेकिन जो है स्टेट लेवल पर काफ़ी यहाँ पर
आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। क्यों? बिकॉज राजस्थान जो है पहला राज्य बना 1959 में जिसने जो है पंचायती राज जो है एस्टेब्लिश करा अपने राज्य में। इसको देखते हुए काफ़ी दूसरे राज्यों ने भी जो है यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करा और आंध्र प्रदेश जो है राजस्थान के बाद दूसरा राज्य बना जिसने जो है पंचायती राज एग्जीक्यूट करा अपने स्टेट में। तो इसके बाद हम आते हैं अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो बलवंत राय जी मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन थी उसको एग्जीक्यूट नहीं करा गया। तो जाहिर सी बात अब इस चीज़ को आगे कोई और कमेटी बनी होगी। तो सेकंड कमेटी बनी आपकी अशोक मेहता कमेटी जो कि बनी आपकी 1977 में। तो ये वो साल था कि जब इमरजेंसी जो है हटा दी गई थी। इमरजेंसी जो इंदिरा गवर्नमेंट यानी कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा 1975 में एग्जीक्यूट करी गई वो 1977 तक आते हुए हट चुकी थी और न्यू गवर्नमेंट जो है सेंटर में आ चुकी थी। तो 1977 में जनता गवर्नमेंट ने अशोक मेहता कमेटी जो है अपॉइंट करी गई जिसका काम था कि पंचायती राज के बेस पर यानी पंचायती राज को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑल ओवर द इंडिया एट द ग्रास रूट लेवल तो उनको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो 77 में ये कमेटी बनी और 78 में जो है इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेश करी। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। तो जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि बलवंत राय जी मेहता ने 3 टायर गवर्नमेंट और 3 टायर सिस्टम की बात करी थी। यहाँ पर जो अशोक मेहता जी ने यहाँ पर 3 टायर को खारिज करते हुए 2 टायर सिस्टम की यहाँ पर बात करी यानी कि जिला परिषद और मंडल पंचायत की यहाँ पर बात करी गई। जिला परिषद की बात करी गई डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए और मंडल पंचायत की बात करी गई उन सब विलेजेस के लिए जो फॉर्म करते हैं एक ग्रुप ऑफ विलेज जिनको जो है कंप्राइज करके जिनकी पॉपुलेशन 15,000 से 20,000 तक की बने तो वहाँ पर एक मंडल पंचायत बैठेगी। तो 2 टायर सिस्टम की यहाँ पर बात करी गई। तो सेकंड इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो यहाँ पर दी गई वो थी जिला परिषद को जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ पर बनाया जाए। तो पिछले रिकमेंडेशन में हमने जैसे पढ़ा वहाँ पर जो है पंचायत समिति को एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया गया था। यहाँ पर जो है आपको ज़िला परिषद को एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाने के लिए जोर दिया गया। थर्ड एक रिकमेंडेशन जो यहाँ पर बात करी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली बिकॉज़ ये पहली कमेटी थी जिसने कहा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देनी चाहिए पंचायती राज सिस्टम को। द फोर्थ वन इज़ द रिजर्वेशन होनी चाहिए यहाँ पर एससीज़ के लिए एसटीज़ के लिए। किस बेसिस पर? उनकी पॉपुलेशन कितनी है उस राज्य या उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस बेस पर जो है एससी और एसटीज़ को जो यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। और द फिफ्थ इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन जो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करी है कि पावर ऑफ टैक्सेशन पर यहाँ पर बात की गई कि आपको टैक्सेशन की पावर देनी चाहिए ताकि वो अच्छे से गवर्न कर सकें, अपने लिए अपनी फंड्स इकट्ठे कर सकें अपने इनकम के लिए, ताकि वो वहाँ पर जो है अपनी स्कीम्स प्रोवाइड कर सके, काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें। तो यहाँ पर थर्ड कमेटी बनाई गई। तो सेकंड कमेटी पर भी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई प्लान एग्जीक्यूट नहीं करा उनकी रिकमेंडेशंस पर। तो यहाँ पर थर्ड कमेटी बनकर आती है 1985 में जिसका नाम था GVK राव कमेटी। तो 1985 में जो है ये कमेटी बनी जिसने कि ये जो कमेटी है काफ़ी इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन इसने जो प्रोवाइड की थी। इसने कहा कि आपको लोअर लेवल यानी कि अगर मैं सबसे पहली कमेटी की बात करूँ उसने क्या कहा था कि विलेज लेवल पर आपकी एक बननी चाहिए जिसका नाम था ग्राम पंचायत। लेकिन इनसे पहले जो 2 कमेटी बनी उसने कहा कि जिला परिषद या पंचायत समिति को जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाना चाहिए, उनको एज ए कोऑर्डिनेटिंग बॉडी बनाना चाहिए या सुपरवाइजिंग बॉडी बनाना चाहिए। लेकिन GVK राव कमेटी ने यहाँ पर बात करी कि लोअर लेवल यानी कि आपकी ग्राम पंचायत तक जो है आपको उन्हें ये पावर्स देनी चाहिए कि वो प्लान कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें और मॉनिटर भी वो ही कर सकें। यानी कि जिला परिषद और पंचायत समिति का यहाँ पर रोल काफ़ी कम कर दिया और लोकल लेवल यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रास रूट लेवल तक जो है आपको प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग की पावर्स देने की बात की गई GVK राव कमेटी की रिकमेंडेशन द्वारा। तो इसके बाद कौन सी कमेटी बनी? इसके बाद कमेटी बनाई जाती है LM सिंघवी कमेटी 1986 में। उनकी भी यही जो है रिकमेंडेशन हुई कि आपको टैक्सेशन की पावर्स देनी चाहिए, आपको 3 टायर गवर्नमेंट बनानी चाहिए, आपको जो है ज़िला परिषद को और पावर्स देनी चाहिए, उनको एग्जीक्यूटिव बॉडी बनानी चाहिए। यहाँ पर जो है कि एक पोस्ट बनाई जाए ज़िला परिषद के लिए जहाँ पर जो है
डेवलपमेंट ऑफिसर जो है सारे कार्यभार को देखे। तो एलएम सिंघवी कमेटी में भी सब यही बेसिक रिकमेंडेशन थी। फिर आती है थंगनोन कमेटी जो कि 1988 में बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। यहाँ पर क्या क्या मेन रिकमेंडेशन दी गई, यहाँ पर फिर से जो है 3 टायर सिस्टम की बात करी गई, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो कि हमने पढ़ा कि सबसे पहले बलवंत राय जी मेहता ने भी यही बात करी थी कि विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी 3 टायर सिस्टम होना चाहिए रूरल लेवल में। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन दी गई, इससे पहले किसी ने नहीं दी, कि आपका जो है इलेक्शन जो प्रोवाइड करेंगे उसका 5 ईयर्स का कार्यकाल होना चाहिए और मैक्सिमम पीरियड ऑफ सुपर सेशन। अब सुपर सेशन क्या होता है कि मान लो जब कोई पार्टी चुनकर आती है उसके 5 साल का कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्राविधान है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराने होंगे, ताकि वहाँ पर जो है जो कार्यभार रुका हुआ है दोबारा से शुरू हो सके। तो यहाँ पर 5 साल बाद इलेक्शन की बात करी गई, मैक्सिमम पीरियड ऑफ सुपर सेशन की बात करी गई कि लोकल लेवल पे भी आपको 6 मंथ का सुपर सेशन पीरियड जो है प्रोवाइड करना चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट लिस्ट की बात करी गई पंचायत राज के लिए, यानी कि जैसे कि आपको पता होगा कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पर आपको 3 लिस्ट देखने को मिलती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, और रेसिड्यूरी पावर्स रेस्ट लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बनाने की बात की गई कि पंचायत राज को जो है कुछ सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाने चाहिए जहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट हस्तक्षेप ना करे, यानी कि उस सब्जेक्ट पर जो है पंचायत राज की सोल पावर और अथॉरिटी होगी कि उस बेसिस उस लिस्ट के सब्जेक्ट पर वो वर्क बिना किसी डर के या बिना किसी प्रेशर के कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से अगली रिकमेंडेशन में बात की गई कि SC ST के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए ऑन द पॉपुलेशन बेसिस। यहाँ पर वुमेन रिजर्वेशन की भी बात करी गई जो कि इससे पहले नहीं की गई थी। तो हर तबके को रिप्रेजेंट करने की यहाँ पर बात करी गई इस कमेटी द्वारा। एंड द लास्ट रिकमेंडेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन यहाँ पर बनानी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि यूनियन या सेंटर में आर्टिकल 280 के तहत जो है आपकी फाइनेंस कमीशन आती है, जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज़ में, कि जो है डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स कैसे कैसे बटने चाहिए, सेंटर जो है जो कलेक्ट करता है स्टेट को कितना प्रोवाइड करना चाहिए, कितना % स्टेट को जाए, ग्रांट्स इन एड्स के बारे में यहाँ पर बात की जाती है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो आर्टिकल 280 में जो है सेंट्रल लेवल पर फाइनेंस कमीशन की बात करी जाती है। तो वही रिकमेंडेशन यहाँ पर भी करी गई कि स्टेट लेवल पर भी आपको फाइनेंस कमीशन बनानी चाहिए जो कि डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स की बात करे, ग्रांट्स इन एड्स की बात करे कि पंचायत लेवल या रूरल लेवल पर जो है और अर्बन लेवल पर कितना शेयर जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो जो है ग्रास रूट लेवल पर अपनी स्कीम्स जो हैं अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें और लोकल लेवल तक डेवलपमेंट जो है काफ़ी अच्छे से फ्लरिश की जा सके। तो इसके बाद जो है गदगिल कमेटी है 1988 में, उसने क्या रिकमेंडेशन दी उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो पहली रिकमेंडेशन थी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई जाए, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई जाए जो कि कंडक्ट करवाएगी आपके लोकल लेवल के इलेक्शंस, ठीक है, पंचायत लेवल पर और अर्बन लेवल पर जो आपको म्यूनसिपल कमीशन या म्यूनसिपल कमिटीज़ मिलेंगी वहाँ पर लोकल लेवल तक जो है इलेक्शन कंडक्ट कराने का कार्यभार स्टेट इलेक्शन कमीशन को सौंपा जाए। तो नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। एंड द नेक्स्ट वन इज़ दी SC ST और वुमेन की बात करी गई कि इन्हें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, और 5 ईयर टर्म री इलेक्शन की बात करी गई जो कि आपकी बात करी थी थंगनन कमेटी ने कि 5 साल बाद यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए। तो इसके बाद जो मेजर डेवलपमेंट होती है कि इन सब कमेटीज़ और जो गदगिल कमेटी लास्ट में बनाई गई उन सब की रिकमेंडेशन को देखते हुए यहाँ पर 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 में पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाता है। अब ये क्या है, अब इस एक्ट द्वारा जो है पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाता है, यानी कि ये पक्के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्बाइब कर ले जाते हैं और आर्टिकल जो इस के अंदर फॉल करते हैं वो फॉल करते हैं आपके आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक, जो कि रूरल लेवल पर वर्क करने के लिए जो पंचायती राज सिस्टम है उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर नया शेड्यूल यहाँ पर इम्बाइब करा गया कॉन्स्टिट्यूशन में 11 शेड्यूल, जिसमें जो है आपको 29 सब्जेक्ट्स की यहाँ पर बात की गई जो कि
शेयर फोर्स से पंचायती राज और लोकल रूरल गवर्नमेंट के अंदर रिसाइड करते हैं, जिसके बेसिस पर या जिस सब्जेक्ट पर जो है रूरल लेवल की गवर्नमेंट को पूरी सोल अथॉरिटी होगी उस चीज़ पर कार्य करने की। तो ये सब जो है आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर यहाँ पर आया और बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हरियाणा की रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो जैसा कि हमने देखा कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पारित कर दिया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। आर्टिकल्स यहाँ डिफाइन कर दिए जाते हैं 243 से लेकर 243 तक। सब्जेक्ट यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं कि किस किस सब्जेक्ट या क्या सब्जेक्ट जो है जिसके ऊपर जो है पंचायती राज की सोल अथॉरिटी होएगी। और 11 शेड्यूल की यहाँ पर बात की जाती है। इससे पहले 10 शेड्यूल थे, इसके बाद 11 शेड्यूल बने, यानी कि 11 शेड्यूल यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइब किया गया। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि जैसे बलवंत राय जी मेहता ने जो रिकमेंडेशन दी थी वो भले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्जीक्यूट ना करी हो, लेकिन उस बेसिस पर काफ़ी राज्यों ने जो है अपने स्टेट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एग्जीक्यूट करा। तो उसी तरह से जो है आपका हरियाणा में भी, जो कि 1966 में बना, उससे पहले जो है यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम एग्जीक्यूट कर दिया जा चुका था। तो वही हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश की गई विलेज लेवल पर किस एक्ट के तहत, पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 के अंडर। तो आपको जैसे पता होगा कि हरियाणा का फॉर्मेशन जो है 1966 में हुआ, उससे पहले ये सब पंजाब एरिया में आते थे। तो पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 के अंदर जो है विलेज लेवल पर यहाँ पर ग्राम पंचायत बनाई गई। सेकंड जो है यहाँ पर पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाया गया। किसके तहत? पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट 1961 के अंडर जो है यहाँ पर ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई। इसके बाद जो है हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की यहाँ पर बात करी जाती है, जो कि बनता है आपका 1966 में। जब हरियाणा अलग से फॉर्म हुआ तो उनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे कैसे मैप करें, कितनी सीट्स बने और हरियाणा पंचायती राज सिस्टम लागू हो। ये सब चीज़ें जो है अब लास्ट टू लास्ट जाकर 1994 में पंचायती राज सिस्टम एग्जीक्यूट हुआ हरियाणा में, जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 को पारित हुआ था, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 बनाया गया और एग्जीक्यूट किया गया हरियाणा स्टेट में। तो यहाँ पर हरियाणा जो है फर्स्ट स्टेट बना पूरे भारत में जिसने जो है ईवीएम के थ्रू यहाँ पर इलेक्शन जो है पंचायत इलेक्शन यहाँ पर कंडक्ट कराए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पंचायत इलेक्शन में पहली बार जो ईवीएम का यूज़ करा था वो हरियाणा ने करा था। और इसके बाद जो है आपका सेकेंड स्टेट बनता है राजस्थान, यानी कि राजस्थान के बाद हरियाणा जो है दूसरा ऐसा राज्य बना जिसने कि सेट करी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पंचायती राज इलेक्शन में खड़े होने के लिए। तो राजस्थान पहला राज्य था जिसने कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करी और हरियाणा यहाँ पर दूसरा राज्य बना जिसने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करी। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन का यहाँ पर क्यों इम्पोर्टेंट रोल प्ले आता है? क्योंकि ये तो आप भी नहीं चाहोगे कि कोई अनपढ़ जो है आपके ऊपर जो है गवर्न करे। कम से कम उसे इतने बेसिक टेक्निकल और सोशल पॉलिटिकल लाइफ की नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होनी चाहिए कि गवर्न करने के लिए। अब अनपढ़ से आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि पॉलिटिकल और गवर्न कैसे किया जा सकता है। तो कम से कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर इसलिए बनाई गई ताकि जो है जो भी गवर्न करे या पॉलिटिकल पार्टी में आए या इलेक्शन लड़के यहाँ पर खड़ा हो या जीते, तो उसको कम से कम बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे जो है आप वर्क कर सके एक राज्य में, ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर हो सके और दूसरे मापदंडों पर भी की जा सके। तो यहाँ पर हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं फिर आगे चलकर। तो ग्राम पंचायत जो है आपकी हर एक विलेज में जहाँ पर आपको पॉपुलेशन कम से कम मिलेगी 500 की, यानी कि हर एक विलेज में जहाँ पर कम से कम 500 लोग रिसाइड करते हैं, वहाँ पर ग्राम पंचायत बनाने की यहाँ पर 1994 एक्ट के अंडर बात करी गई। तो हरियाणा में टोटली अभी 6234 जो है ग्राम पंचायत हैं और सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी गुरुग्राम में और सबसे कम मिलेगी आपको फरीदाबाद में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो ग्राम पंचायत है आपको गुरुग्राम में मिलेंगी और सबसे कम फरीदाबाद में मिलेंगी।
तो ग्राम पंचायत बनी होती है आपकी, कंसिस्ट करती है सरपंच और अदर मेंबर, जिसे हम पंचेस भी कहते हैं। तो पंचेस और सरपंच जो है आपका डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा यहाँ पर चुने जाते हैं, यानी कि हर एक बंदा जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी आयु 18 साल से बड़ी है, वो उसको ये अधिकार है कि वो वोट दे और अपने सरपंच और पंचेस को चुने। तो यहाँ पर फिर ये सब ग्राम पंचायत में आता है। अब हम बात करते हैं पंचायत समिति की। तो पंचायत समिति में आपको मिलेंगे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, वो सब मेंबर्स उस राज्य की कॉन्स्टिट्यूंसी या फिर उस रूरल एरियाज़ में जो जो एरियाज़ बटे हुए हैं वहाँ से डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स एंड हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली से जितने भी मेंबर्स आते हैं वो, मतलब कि अगर आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी या मान लो यमुनानगर या हिसार पड़ती है, उस राज्य में जो भी एमएलए होगा वो भी पंचायत समिति का आपका एज ए मेंबर दिखेगा। तो ये सब पंचायत समिति में आते हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर ऑफ फॉर्म हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ पर काफ़ी ऊंची पोस्ट होती है, जो कि एग्जीक्यूट करता है सारी एक्टिविटी और फंड यूटिलाइजेशन को। और पंचायत ऑफिसर भी यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट दोनों ऑफिसर हैं और पोस्ट हैं, जो यहाँ पर एक्टिविटी और फंड यूटिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हर एक एक्टिविटी के लिए। तो अब ज़िला परिषद की बात करें तो ये सबसे ऊंचे लेवल यानी कि थर्ड टायर ऑफ सिस्टम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो लोकल गवर्नमेंट की रूरल एरियाज़ में। तो ज़िला परिषद में आपको मिलेंगे वो सब मेंबर्स जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं हर वार्ड्स में से उस डिस्ट्रिक्ट की। मान लो अगर यमुनानगर की आप हो या सिरसा के हो या महेंद्रगढ़ के हो, उस ज़िले के जितने भी वार्ड कटे हुए हैं उस वार्ड में जो जो आपका प्रतिनिधित्व खड़ा होता है, वहाँ से जो जीत के जाता है वो सारे ज़िला परिषद में आपके मेंबर देखने को आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो पंचायत समिति का जो चेयरमैन होगा उस डिस्ट्रिक्ट उस ज़िले के अंदर, वो भी आपको ज़िला परिषद का मेंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एज ए मेंबर्स। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की बात करूँ तो यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर जो है यहाँ पर हेड करता है ज़िला परिषद को। जैसे कि हमने पंचायत समिति में बात करी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और पंचायत ऑफिसर काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, एक्टिविटी और फंड यूटिलाइजेशन के लिए, डे टू डे मॉनिटरिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ऐसे ही ज़िला परिषद में जो है आपका डायरेक्टरेट ऑफ डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर जो है आपका हेड करता है ज़िला परिषद को। अब ये सब तो हुई रूरल एरिया में जितने भी लोकल गवर्नमेंट की हमने बात करी, ज़िला परिषद, पंचायत समिति और इससे पहले ग्राम पंचायत के बारे में, जो कि 3 टायर सिस्टम फॉर्म करते हैं रूरल लेवल में सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं अर्बन एरियाज़ में कि अर्बन एरियाज़ में सेल्फ गवर्नमेंट कैसे कैसे बनी, उसका क्या रोल प्ले करा 74th अमेंडमेंट एक्ट जो बना। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो है 74 अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर 1992 में पारित किया गया, जिसने बात करी अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। तो इस 74 अमेंडमेंट एक्ट के मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा ने जो है एक एक्ट बनाया जिसका नाम था हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट 1994, जो कि 1994 में ही पास किया है। जैसे अब आपने देखा रूरल एरिया के लिए भी जो एक्ट था वो भी 1994 में ही पास किया गया। तो ये आपका डील करता है अर्बन एरियाज़ में सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। तो 74 अमेंडमेंट एक्ट की यहाँ पर बात करूँ तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो है 243 से लेकर 243O आर्टिकल जो है डील करते थे रूरल एरिया की सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। यहाँ पर जो है आपका आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG जो है आपका डील करता है अर्बन एरिया की सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ों से। यहाँ पर अर्बन एरियाज़ के लिए सब्जेक्ट्स बनाए गए। 12th शेड्यूल यहाँ पर एनेक्ट करा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। 9th A जो पार्ट है, नया पार्ट जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, किस चीज़ के लिए कि अर्बन एरिया की सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। तो आगे हम बात करते हैं। तो हरियाणा में आपको सबसे ऊंचे लेवल पर आपको देखने को मिलेगी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसे कि हम हिंदी में महानगर निगम भी कहते हैं। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उन सिटीज़ में बनाई जाती है जहां पर जो आपको जनसंख्या 3 लाख से ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो 3 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मिलेगी। उन सब के मैंने नाम यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं, जैसे आपका फरीदाबाद हो गया, गुरुग्राम, अम्बाला, पंचकुला, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, करनाल, हिसार,
ये सब 10 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर जो है आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनी हुई हैं। तो सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आपकी कौन सी है, वो है आपकी फरीदाबाद, और सबसे छोटी कौन सी है, वो है आपकी पंचकुला। तो इसके अलावा जो है कॉरपोरेशन क्या क्या फ़ंक्शन कैरी आउट करती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो फंक्शन यहाँ पर कॉरपोरेशन जिससे डील करती है वो है बर्थ रजिस्ट्रेशंस, डेथ रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन, मतलब जनसंख्या से रिलेटेड सारी चीज़ें जिससे कि आपका गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड हो, जो कि आगे फर्दर पॉलिसी मेकिंग और स्कीम मेकिंग में काम आए। इसके अलावा जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से यहाँ पर डील करती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, जैसे कि हमने बात करी कि एडिक्वेट रिसोर्सेज जो है यहाँ पर होने चाहिए हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए, चाहे लोकल लेवल पर हो, ताकि वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन अपनी अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो प्रॉपर्टी टैक्स की यहाँ पर बात करी गई। इसके अलावा बिल्डिंग कम्युनिटी सेंटर, मतलब हर कम्युनिटी के लिए सेंटर बनाए जाए, चाहे वो उनके कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे उनकी असेंबली से रिलेटेड हो। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, ऐसे काफ़ी सारे फंक्शंस जो हैं आपको उन सब्जेक्ट्स में मिल जाएंगे जो 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर क्लासीफाई करे गए हैं। तो इसके बाद आती है आपकी म्युनिसिपल काउंसिल। तो म्युनिसिपल काउंसिल आपकी उन सब एरियाज़ में बनती है जहाँ पर जो आपको जनसंख्या देखने को मिलेगी 50,000 से 3 लाख के बीच में। तो ऐसी कितनी जगहें हैं हरियाणा में, तो ऐसी 18 जगह हैं जहाँ पर जो म्युनिसिपल काउंसिल बनाई हुई हैं। तो टोटल 18 म्युनिसिपल काउंसिल जो है यहाँ पर हरियाणा में एट प्रेजेंट हैं। इसके बाद जो थर्ड टायर पे आती है, मतलब कि सबसे हायर लेवल पर, जैसे हमने आपको बताया कि सबसे हायर लेवल पर आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देखने को मिलेगी, उससे लोअर लेवल पर आपको देखने को मिलेगी म्युनिसिपल काउंसिल, और उससे लोअर लेवल पर आती है आपकी म्युनिसिपल कमेटी। ये कहाँ बनती है, ये उन एरियाज़ में बनती है जहाँ पर जो आपकी जनसंख्या 50,000 से कम हो। तो ऐसी कितनी म्युनिसिपल कमेटीज़ है पूरे हरियाणा में, तो ऐसी टोटल 52 म्युनिसिपल कमेटीज़ आपको मिलेंगी हरियाणा में। तो ये लोकल लेवल नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ग्राम सचिव के लिए आ जाता है, पटवारी के लिए आ जाता है। तो हाल ही में जो ग्राम सचिव का पेपर भी हुआ था, वहाँ पर काफ़ी चीज़ें पूछी गई थी हरियाणा की लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड। हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। तो ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। तो हमने इस पूरे लेक्चर में बात करी सेल्फ गवर्नमेंट कहाँ पर, रूरल और अर्बन एरियाज़ में। तो उससे पहले जो हरियाणा के स्पेसिफिक से पहले हमने बात करी कि सेल्फ गवर्नमेंट की ईजाद कैसे हुई, एवोल्यूशन कैसे हुई, कौन कौन सी कमेटी ने कौन कौन सी इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन दी, वो भी आपको मैंने बताया कि यहाँ पर मैंने इस लेक्चर में काफ़ी इम्पोर्टेंट जो रिकमेंडेशन है सिर्फ वही प्रोवाइड की हैं, उनके बेसिस पर काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। सो प्लीज़ रिमाइंड दोज रिकमेंडेशन एंड कमेटीज नेम। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो कि आपकी हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हरियाणा के और दूसरे सरकारी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उन सब के साथ शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस यूपीएससी पाथ फैमिली। एंड अगर आप हमसे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, जैसे टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, तो उन सब के हमने यहाँ पर लिंक प्रोवाइड करे हुए हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। इससे पहले जितने भी वीडियोस आई हैं उन सब की पीडीएफ फाइल जो हमने अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड की हुई है। आप डायरेक्टली इस वीडियो को सुन के और सारी अच्छी चीज़ें समझने के बाद जो है पीडीएफ फॉर्मेट रिवाइज करने के लिए वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो दिस इज़ इट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बी कंसिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन।